खत्म कर दिया। वहीं दूसरी तरफ शराब तस्करों पर भी विभाग अब पैनी नजर बनाए हुए है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एचएन का खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक। ऑफिसर्स ऑफ द वीक सरकारी मशीनरी से जुड़े उन तमाम अधिकारियों की जो है खास कामों का आपका सामने लेके आएगा जो जन सेवा के लिए किए गए हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आईएएस अधिकारी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, सबसे पहले सर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आईएएस बनने का जो आपका सफर है, हरिचंद सेमवाल से लेकर के आईएएस तक बनने का जो सफर है, उस दरमियान सर क्या-क्या चैलेंजेस रहे? मेरा आप देखें 95 में जब मैंने स्टेट सर्विस ज्वाइन करी थी, तब यूपी और उत्तराखंड एक ही था और यहाँ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती जनपद पिथौरागढ़ में भी दूरस्थ तहसील डीडीआर से मुझे कार्य करने का अवसर मिला। तब से पहाड़ के प्रति काफ़ी मेरा लगाव जागृत हुआ है और उत्तराखंड बनने के बाद यहाँ मुझे पुनः सेवा का अवसर मिला राज्य गठन के समय से लेकर आज तक। मेरा ये मानना है कि सर्विसेज में आने के लिए जो तैयारियां रहती वो अपनी जगह तो उसका महत्व है ही, लेकिन सर्विस में आने के बाद हम किस तरीके से जिस मकसद से हम सर्विस में आए हैं, जिस पद के लिए आपको रखा गया है, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उस पद की, उसका कितनी तन्मयता से कितनी सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, उसके ज़्यादा वो प्रभाव पड़ता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2010 में जब ये प्रोसेस शुरू हुई थी आईएएस में प्रमोशन की, और हालांकि 2013 में मुझे प्रमोशन मिला और 2005 बैच मुझे अलॉट हुआ है। उसके बाद भी जो जिम्मेदारियां राज्य सरकार के द्वारा दी गई है, मैंने कोशिश करी है कि उसको मैं पूरी तन्मयता के साथ न्याय कर सकूं और जो भी पदेन जिम्मेदारियां हैं उसको सही रूप से निर्वहन कर सकूं। सर बड़ी दिलचस्प बात है, आपके पास सरकार में कई इस तरह के विभाग हैं। आबकारी विभाग आपके पास है, धर्मस्व आपके पास है, महिला सशक्तिकरण आपके पास है। तो सर कहना पड़ जाएगा व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या कहेंगे सर? अ, आपने सही कहा कि हर पद की अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं और अलग-अलग उसका टारगेट ग्रुप है जिनके लिए आपको काम करना है। सबके बीच समन्वय रखते हुए जो भी उस पद हैं उसके हर वर्ग तक जो हमारा टारगेट ग्रुप है हम उस सेवा को दे पाएँ। जो राज्य सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, केंद्र सरकार की योजनाएँ चल रही हैं, उसके जो लाभार्थी हैं उसका सही रूप में चयन हो और हमारी योजनाओं का लाभ सही रूप में उन तक पहुँचे। इसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ और जो भी आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, जनप्रतिनिधियों के ज़रिए जो भी ग्रीवेंसेस पब्लिक के बीच के हमारे सामने आते हैं या लाए जाते हैं, उसका भी समय रहते समाधान मैं कर सकूँ, यही मेरी प्राथमिकता रहती है। सर आबकारी जो विभाग है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाला विभाग है। सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है उत्तराखंड के लिए। 2022 और 2023 की बात करें सर, तो कितना रिवेन्यू जनरेट होने वाला है सर? इस वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग की जहाँ तक बात है तो 3600 करोड़ का लक्ष्य वित्त विभाग के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा तय किया गया है। हमारे विभाग के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ में हमारा लगातार समन्वय और संवाद बना हुआ है। हमारी कोशिश है कि समय रहते हम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और जो भी उसमें कमियां अभी परिलक्षित हो रही है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। सर जितना मैंने आपके बारे में जाना, आप 2005 के आईएएस अधिकारी हैं उत्तराखंड कैडर के। एक मालपा ट्रेजेडी भी सर हुई थी। मैंने जितना पढ़ा मुझे उस बात का इल्म है, लेकिन दर्शकों को और ज़्यादा अच्छा पता चले, थोड़ा सर उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए थोड़ा। जब मैं इनिशियली सेवा में था 95 से 98 तक मैं पिथौरागढ़ में रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ था श्रावस्ती में, तत्कालीन यूपी में। उसके बाद मैं शाहजहाँपुर गया। शाहजहाँपुर में 98 में मेरी पोस्टिंग थी और उस समय ये घटना घटी थी मालपा की, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा रूट है, उस पे कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हर साल जून-जुलाई में भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। तो यात्रा रूट पे कैलाश मानसरोवर का जो रूट था, उसमें मालपा में जो उनका पड़ाव था, वहाँ पे एक लैंडस्लाइड हुआ है। उसमें चपेटे में जितने भी लोग वहाँ पे उस रात रुके हुए थे, सभी लोग उस चपेटे में आए और उसमें कोई बच नहीं सका। बाद में रिपोर्टिंग में आया है, जाँचों में प्राप्त हुआ है, जो लोगों के आस-पास के जानकारियाँ ही 207 कैजुअल्टी रिपोर्टेड हुई उसमें।
हालांकि 22-23 शव ही उसमें निकाले जा चुके थे। बाकी सब मलबे का इतना ढेर था कि वो लगातार प्रयास के बाद भी उनको रिकवर नहीं किया जा सका। मैं 98 की घटना के समय में, जब ये अगस्त में घटना हुई थी, 16-17 अगस्त की रात को, उस समय कोर्ट एविडेंस में मैं शाहजहाँपुर से यहाँ आया हुआ था, पिथौरागढ़ में। तत्कालीन जो हमारी कमिश्नर साहिबा थी, जयती चंद्रा जी, उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे वहीं पे इस ट्रेजेडी वाले स्थान पे ड्यूटी के लिए नियुक्त किया, तत्कालीन राज्य सरकार के चीफ सेक्रेटरी से बात करके। एक बहुत ही अच्छी बात ये रही कि चूँकि मैं वहाँ से वाकिफ़ था, पहले से वहाँ पे पोस्टेड रह चुका था 3-4 साल। हालाँकि फ़ौज भी बाय एयर रास्ते वहाँ गई थी और पुलिस भी हमारी वहाँ पे सेवा में लगी हुई थी, आईटीबीपी के लोग भी लगे हुए थे। लेकिन जो रास्ते थे, पैदल रास्ते से जाने वाला, मैं पहला प्रशासनिक अधिकारी था जो मौके पे पहुँचा था, और फिर जितने दिन भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसमें मुझे उस ऑपरेशन को संचालित करने का मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए उस भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी होने के कारण ही ये रहा कि मैं वहाँ पैदल रास्ते से पहुँचने में सफल रहा। हरिचंद्र जी, ऑफिसर्स ऑफ द वीक प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि तमाम जो अधिकारी जो हमारे साथ इंटरव्यू में बैठें, उनकी ज़िंदगी से तमाम अनछुए पहलुओं को पर हम डिस्कस करें। चूँकि आपने एक बड़ी परीक्षा पास की, 2005 के आप आईएएस अधिकारी हैं, तो सर उन चैलेंजेस के बारे में क्या कहेंगे जो आपने शुरुआती दौर में फेस किए होंगे, जब आपको लगा होगा कई कठिनाई आपके सामने आई होंगी? एक इंस्पिरेशन भी बनता है युवाओं के लिए, ख़ास तौर से हमारे इस प्रोग्राम को युवा भी देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं। हर एक श्रेणी वर्ग श्रेणी का जो बच्चा है, बुज़ुर्ग हैं या नौजवान हैं उत्तराखंड के, वो सब इस प्रोग्राम को फ़ॉलो करते हैं। सर उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने इतनी बड़ी सफलता हासिल की और आज एक बड़े मकाम पर हैं। शैक्षणिक काल में हर इच्छा रहती है कि वो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद किसी सरकारी जॉब में, या जो भी उसका करियर का एम है, ड्रीम है, उसको सक्सेसफुली उसमें जाए। तो पढ़ाई के दौरान ही मेरी शिक्षा दीक्षा सब इंदौर से हुई, जन्म स्थान भी मेरा इंदौर है, हालांकि मैं उत्तराखंड का ही मूल निवासी हूँ। तो हमने देखा था 1980 के दौर में, जब स्कूलिंग दौर में ही इंदौर के तत्कालीन कलेक्टर साहब जो थे, अजीत जोगी जी, वो जनता की समस्याओं को दूर करने में, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने में, हर स्तर पे जाके मदद करने में हमेशा तत्पर रहते थे। हालांकि बाद में वो सर्विस से अलग हट के राजनीति में भी आए और नए राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बने। तो उनका जो सेवा काल में हमने देखा जज्बा, और जनता के प्रति जो समस्याओं के निराकरण के लिए जब कलेक्ट्रेट में हम जाते थे, और तब हमें लगा कि इस तरीके के सेवा में हमें भी आना चाहिए, ताकि आम जनता की समस्याओं को हम गंभीरता से गौर कर सकें और जितना भी हो सकता है राज्य सरकार की स्कीमों का लाभ दे सकें। तो वही मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। और घर में, हमारे परिवार में भी सर्विसेज से लोग जुड़े हुए थे। मेरे बड़े भाई साहब भी मध्य प्रदेश कैडर में थे, आईएएस अफसर थे 84 बैच के, उनसे भी हमें प्रेरणा मिली। इन सभी बातों को देखते हुए हमने शैक्षिक स्कूलिंग के बाद से जब कॉलेज में गए, तब से ही ये लक्ष्य बनाया था कि राज्य सरकार के मार्फत से या यूपीएससी की मार्फत से सिविल सेवाओं में जाने का मौका मिले। उसी दौरान यूपी में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इस सेवा में आया। आबकारी विभाग, कई बार इस तरह के इल्ज़ाम इस विभाग में आ जाते हैं कई अधिकारियों पर, क्योंकि कई बार इसको देखा जाता है कि इसको माना जाता है कि ये बदनाम विभाग है। लेकिन सर आपने इसका ज़िम्मा लिया हुआ है और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई आज तक एक भी आरोप किसी तरह का नहीं लगा है। सर ये सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं सर आप, विभाग के बीच और अपने व्यक्तित्व के बीच? आबकारी विभाग का जहाँ तक संबंध है, ये बहुत ही चैलेंजिंग विभाग है, पद भी चैलेंजिंग है। जितना भी अवैध मदिरा का व्यापार चल रहा है, उस पर हम अंकुश लगाएं। जो अन्य राज्यों से स्मगलिंग के रूप में मदिरा आती है, उसमें कंट्रोल करें। सूचनाओं के माध्यम से जो भी इस समस्याओं को हमारे संज्ञान में लाते हैं। हमारे स्टाफ को भी हमने ताकीद कर रखा है कि समय समय पे फील्ड विजिट करें और जो भी उनको जिम्मेदारियां दी गई उसका सही तरीके से निर्वहन करें। जहाँ तक विभाग की समस्याओं की बात है, स्टाफ की कमी, संसाधनों की कमी, वो अपनी जगह है। उसके लिए हमने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि वो भी हमारी प्रतिपूर्ति की जाए, और राज्य सरकार के द्वारा जो लक्ष्य दिया गया है उसको पूरा करने के लिए हम विभाग तत्पर हैं। जहाँ तक जो हमारी सरकार के द्वारा नियंत्रित दुकानें हैं, जो हर साल सरकार की पॉलिसी के तहत अलॉट होती है, उनके ऊपर भी जितनी पाबंदियाँ या जितने उनके नॉर्म्स हैं उसको पूरा कराने के लिए हम तत्पर हैं।
जो हमारा सूचना तंत्र है या लोगों की जो भी ग्रीवांसेस है उसको प्राप्त करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए भी हम एक नया सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें कहीं से भी कोई व्यक्ति अगर कुछ इस विभाग की समस्याओं से दृष्टिगोचर होता है या कहीं से अवैध शराब के कारोबार के संबंध में सूचना है तो वो हमें दे सके और संबंधित जिम्मेदार कर्मचारी जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस तक हम उस बात को पहुंचा के उस पर जो भी प्रिवेंटिव एक्शन हो सकते हैं वो समय से हम ले सकें। वो जल्दी हम उस सिस्टम को भी डेवलप करने जा रहे हैं, जो आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर उस पर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हरिचंद्र जी, कई बार ओवर रेटिंग को लेकर के बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। सर, एक मेरा बहुत छोटा सा आपसे एक सवाल है। जी। क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे शराब माफिया होते हैं या जिनका एक सिंडिकेट होता है, आप कार्रवाई करते हैं, किसी तरह का कोई डर, भय या आपको कुछ इस तरह का लगता है सर? अब हालाँकि मुझे ज़्यादा समय इसमें हुआ नहीं है, लेकिन जो भी समय मुझे हुआ है, आप देखेंगे राज्य गठन के बाद से ही लगातार राज्य सरकार की कोशिश रही है कि जो माफिया का कब्ज़ा पहले इस कारोबार में रहता था, उसको दूर समय-समय पे रिफ़ॉर्म किए गए हैं, जिसका परिणाम है कि राज्य के ही लोग जो इस कारोबार में आना चाहते हैं, उनको दुकानें अलॉट हो सके और वो जो भी उससे संबंधित रोज़गार है, वो राज्य में ही सृजित हो। जहाँ तक उसको और मुस्तैदी से लागू करने की बात है या उस जो योजनाएँ हमारी बनती हैं या पॉलिसी बनती है उसमें पारदर्शिता की बात है। जब नई पॉलिसी आएगी उस समय हम इसके कारोबार से रिलेटेड जो भी हैं स्टेक होल्डर उनके भी ओपिनियन लेंगे, उसके आधार पे राज्य सरकार जैसा भी निर्णय लेगी पॉलिसी में उन तत्वों को रखा जाएगा। वर्तमान में जो पॉलिसी है उसका पालन कराने के लिए हम तत्पर हैं और जो इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं उस पे समय रहते हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो भी पॉलिसी में या हमारे रूल्स में दिया हुआ है, फाइन करने की बात है या उसको दुकानदार पे कार्रवाई करने की बात है या उस पे मुकदमा दर्ज करने की बात है, वो लगातार प्रदेश में आप देख रहे हैं। सिंह उनके पास मौजूदा वक्त में आबकारी विभाग के अलावा महिला सशक्तिकरण है, बाल विकास है, कई इस तरह के विभाग, उनसे बात करेंगे। सर, अगर हम बात करें बाल विकास की, तो जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनमें सर क्या अपडेट्स हैं फिलहाल? आप देख रहे हैं कि बाल विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसे बच्चों के लिए जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है या तो उसके माता-पिता को किसी आपराधिक मामले में सज़ा हो गई हो, वो जेल में हो, इस बीच उन बच्चों की देखभाल प्रभावित न हो या कोई माता-पिता दोनों ही गंभीर रूप से बीमार हैं कि वो अपना कोई कारोबार नहीं कर सकते हैं, रोज़गार सृजन नहीं कर सकते हैं और उस दशा में बच्चों पे कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े, उसके लिए उनकी शिक्षा-दीक्षा प्रभावित ना हो और उनका जो भी खान-पान से रिलेटेड है या स्कूल की फ़ीस वगैरह से रिलेटेड दिक्कतें वो उसको दूर करने के लिए स्पॉन्सर स्कीम चलाई गई है। इसमें इस वित्तीय वर्ष में भारत सरकार के द्वारा इसमें आय सीमा 72,000 की गई है, जो 72,000 वार्षिक आय सीमा के अंतर्गत आते हैं। वैसे पेरेंट्स के बच्चों को इस योजना के तहत 4,000 रुपये मासिक देने का प्रावधान, 1,000 रुपये मैक्सिमम तक लिमिट तक हम दे सकते हैं या उसकी जो भी नीड है उसके दौरान दे सकते हैं और ये 3 साल तक देने का प्रावधान है या 18 साल की उम्र जो भी पहले हो। सर, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया है स्पॉन्सरशिप स्कीम का, तो सर क्या अब इस तरह के कोई बच्चे चिन्हित भी किए गए हैं आपके विभाग में? जी, जी। हमारे प्रदेश में इस तरह के कम से कम 500 बच्चे हैं जिनको हम लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें कोविड काल में जो बच्चे प्रभावित हुए हैं, जो पीएम केयर्स के अंतर्गत आए हैं, उनको भी समाहित किया गया है। पीएम केयर्स में हमारे राज्य में 44 बच्चे हैं, जिनके माँ-बाप कोविड के कारण इस दुनिया में रहे नहीं और वो बच्चे अनाथ हो गए थे, उन बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। चूँकि सर आपके पास महिला सशक्तिकरण भी आप देख रहे हैं, आप उसके सचिव हैं। सर, क्या कहेंगे महिला सशक्तिकरण के लिए फिलहाल क्या रोड मैप तैयार किया है आपने? महिला सशक्तिकरण के अंदर आप देखेंगे प्रदेश में जितने भी हमारे बाल गृह हैं या बालिका गृह हैं या महिला गृह हैं और जो जेलाइन जस्टिस के तहत जिन बच्चों को रखा जाता है बाल सुधार गृह में, वो उस तरीके के होम्स विभाग डील करता है। पूरे प्रदेश में हमारे यहाँ जहाँ-जहाँ इस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ हमारा प्रयास है कि जो भी सामाजिक संस्थाएँ इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उनके सहयोग से हम इस तरीके के केंद्र हर ज़िले में डेवलप कर सकें। अभी जो वर्तमान में हमारे पास है हरिद्वार में, देहरादून में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, अल्मोड़ा में इस तरीके के केंद्र संचालित हैं। जहाँ तक अन्य जनपदों में बात है, जो सामाजिक संगठन, एनजीओ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी मदद से हम प्रत्येक ज़िले में इस व्यवस्था को लागू करने जा रहे हैं। एसओएस संस्था जो भीमताल में काम कर रही है, जो इस तरीके के बेसहारा बच्चों के लिए लगी हुई,
उनके साथ भी हमारी बातचीत चल रही है कि अगर वो भी राज्य सरकार के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, तो कुमाऊँ क्षेत्र में तो भीमताल में उनकी संस्था काम कर ही रही है। गढ़वाल क्षेत्र में हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ आएँ और जैसे ही बातचीत परिपक्व स्तर पे आएगी, उसको हम राज्य सरकार के साथ तय करके गढ़वाल के क्षेत्र में भी उनकी सेवाएँ लेंगे। वो पूरे भारतवर्ष में उनकी संस्थाएँ चल रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हमारे इस क्षेत्र के अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा उनके दीक्षा पढ़ाई के पश्चात उनकी नौकरी, वहाँ तक उनका ध्यान रखा जाता है। उत्तराखंड सरकार में आबकारी, महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, धर्मस्व जैसे महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा निभा रहे हैं आईएएस अधिकारी एचएन सेमवाल जी से और बात करेंगे। सर, अगर हम बात करें जिस तरह से थोड़ा संवेदनशील सवाल है, जो रूरल एरियाज़ रहते हैं वहाँ पर जो हमारी माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, कई बार जानकारी का अभाव होता है, पैड्स का इस्तेमाल वो नहीं करती हैं, उनको मुहैया नहीं हो पाता है। तो सर, अगर हम बात करें विभाग की, तो विभाग इसके लिए सर क्या ज़रूरी कदम उठा रहा है? राज्य सरकार के द्वारा जो आपने मुद्दा उठाया है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा भी स्कीम चलाई जा रही है। हालाँकि चिकित्सा विभाग के द्वारा भी इस तरीके की स्कीम चलाई जा रही है, जो आशा वर्कर है गाँव-गाँव में, उनके माध्यम से हेल्थ डिपार्टमेंट इसका वितरण नीडी बालिकाओं को, महिलाओं को कर रहा है। हमारे तो विभाग के द्वारा भी महिला कल्याण और बाल विकास विभाग जो है हमारा, इसके द्वारा भी ये स्कीम चलाई जा रही है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से हमारा प्रयास है कि जितने भी विद्यालय हैं बालिकाओं के, जहाँ पे भी इस तरीके की चीज़ों के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाया जाए और जो नीडी बच्चे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, उन बालिकाओं को उनको ये चीज़ मुहैया कराई जाए। विभाग के द्वारा तो उसको ₹1 पर पेड के हिसाब से जो राज्य सरकार ने तय किया है, सब्सिडी पे उपलब्ध कराया जा रहा है और चिकित्सा विभाग के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे प्रदेश में इसका जन जागरूकता अभियान चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके बहुत सकारात्मक परिणाम भी आएँगे और जो बच्चियों में इस तरीके की हाइजीन से रिलेटेड दिक्कतें हैं, उसको दूर करने में हम सफल होंगे। सर, धर्म संस्कृति से जुड़े तमाम जो कलाकार हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करने का। उनके लिए सर क्या कुछ ख़ास आपके पास रोड मैप है और किस तरह के आप उनके लिए काम? राज्य के संस्कृति विभाग के द्वारा केंद्र की संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही है, उसका तो यहाँ पे लाभ लिया ही जा रहा है और हमारे राज्य के जो भी इस तरीके के संस्कृति को बचाने के क्षेत्र में या जो फ़ोक आर्ट्स है हमारी, फ़ोक डांस जो संस्थाएँ लगी हुई है, जो लोक कलाकार लगे हुए हैं या जो गुरु शिष्य परंपरा के तहत इस तरीके के कार्यक्रमों को अपना पेशा बना चुके हैं, उनकी मदद के लिए संस्कृति विभाग कार्यरत है और सभी इस तरीके के लोगों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया विभाग में है। जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, उनको सरकार के द्वारा जो मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई, वो दी जा रही है। कलाकारों को समय-समय पे जहाँ पे भी कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पे आने-जाने के लिए उनके खर्चे के साथ-साथ उनको जो स्टाइपेंड है या उनका जो मानदेय है, वो भी देने की प्रक्रिया है। आने वाले समय में हमारे संस्कृति मंत्री जी के द्वारा ढोल दमाऊँ पे एक विश्व स्तर का कार्यक्रम हो सके, उसके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। वो कार्यक्रम भी होने के बाद हम उम्मीद करेंगे कि विश्व रिकॉर्ड में जो अभी तक का हाईएस्ट ढोल दमाऊँ का प्रदर्शन है, उसको हम ब्रेक कर सकें और वो अवार्ड भी राज्य के नाम हो सके, उसके लिए प्रक्रिया गतिमान है। सीमा जी, आपके पास जो तमाम विभाग हैं, उनमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ आप आबकारी विभाग देखते हैं, दूसरी तरफ धर्म संस्कृति है, तो सर एकदम अपोज़िट है। इनको सर बैलेंस कैसे कर पाते हैं आप? कई बार मुश्किलें आती हैं किसी तरह की? जैसा मैंने पूर्व भी बताया कि हर पद की एक अलग-अलग उसका कार्यक्षेत्र है और वो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो आपने बताया। विभाग की जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको हम त्वरित गति से निपटान कर सकें और जो भी उसका हमारा टारगेटेड ग्रुप है उनकी समस्याओं का निराकरण के लिए हम विभाग की तरफ से काम कर सकें, ये हमारा मकसद रहता है। जहाँ तक आबकारी विभाग की आपने बात बताई, आबकारी विभाग का एक अलग चैलेंजेस रोल है जिसमें अवैध मदिरा का हमारे यहाँ व्यापार ना बढ़े और उस पे कंट्रोल हो, उसके पे लोग जो लगे हुए हैं उन पे कार्रवाई हो। अन्य राज्यों से जो स्मगलिंग के रूप में हमारे यहाँ मदिरा आ रही है, उस पे हम रोकथाम कर सकें और ताकि राज्य का रेवेन्यू प्रभावित ना हो और जो दुकानें हमारे राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की गई, लोग वहीं से सामान लें और ताकि जैसे मिलावटी शराब के कारण जो घटनाएँ होती रहती, इस तरीके के चैलेंजेस हैं उसको हम निभा रहे हैं। जहाँ तक कि आपने बताया तो हर विभाग का एक अपना अलग दायरा होता है, अलग कार्यप्रणाली होती है। उसको भी समय रहते हुए हम उस पे कार्रवाई समय पे करेंगे तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती जिसमें हमें आगे चल के कोई तकलीफ़ उठानी पड़े या कुछ
ऐसी चीज़ें हों जिसमें ये परिलक्षित हो कि विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहा है और जो उसको लक्ष्य दिया गया है उसे पूरा नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ सभी जो विभागों पर लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, एक विभाग बचा है, सिंचाई और लघु सिंचाई। सर उसके बारे में थोड़ा-सा हमें दर्शकों को बताइए, क्या फ़िलहाल चल रहा है? क्या आपका रोड मैप है क्या? सिंचाई के मामले में आप जानते हैं कि केंद्र सरकार की भी योजना है कि हर किसान की आय दुगनी की जाए और जितने भी हमारे यहाँ खेती किसानी में लोग लगे हुए हैं, उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जहाँ-जहाँ नीड है इसकी सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की, भले ही वो मैदानी जनपद हों या पहाड़ी जनपद हों, तो उसमें बड़ी योजनाएँ तो सिंचाई विभाग के द्वारा तैयार की जाती है और जो छोटी योजनाएँ हैं, जो लोगों के किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने की बात है, वो लघु सिंचाई विभाग के द्वारा की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में लघु सिंचाई का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि गाड़ गदेरों से ऊपर के खेतों में पानी पहुँचाना बड़ी समस्या है, तो वहाँ पे लिफ्ट योजना से भी सिंचाई के साधन बढ़ाए जा रहे हैं और अब भारत सरकार का भी जोर है तो सोलर बेस्ड सिंचाई पंपिंग भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और इस तरीके से किसानों की समस्याओं को दूर करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरिचंद सेमवाल जी, इनका साफ तौर से तमाम जो विभाग हैं उन पर तमाम लंबी गुफ्तगू की है, पूरी परिचर्चा हुई है और तमाम विभागों के बारे में बहुत डिटेल से आपने जानकारियाँ मुहैया कराई हैं। ज़ाहिर है समाज सेवा से भी जुड़े तमाम काम करते रहे हैं और इतने बड़े पदों पर आसीन होने के बावजूद भी आज तक ये रिकॉर्ड है कि आप पर एक भी आरोप नहीं लगता। सबूत है कि आपका व्यक्तित्व कितना शानदार और सरल है। ज़ाहिर है हमारे जो संस्थान है HNN 24/7 उसने उसका एक कंसेप्ट है ऑफिसर्स ऑफ द वीक, यानी इस प्रोग्राम में हम उन तमाम अधिकारियों को शामिल करते हैं जो लंबे समय से सरकार को अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कोई भी किसी भी तरह का आरोप उनके व्यक्तित्व पर नहीं लगा है। तो आप थे हमारे साथ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हरिचंद सेमवाल जी, जिन्होंने बड़ी डिटेल के साथ अपने तमाम विभागों के बारे में बताया और साथ ही बताया कि उनकी चैलेंजेस किस तरह से वो अपने लाइफ के चैलेंजेस से गुजरे हैं और किस तरह से उन्होंने अपने तमाम विभागों में एक सामंजस्य बैठाया है। हरिचंद सेमवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया HNN पर बने रहने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते रहिए HNN का खास कार्यक्रम ऑफिसर्स ऑफ द वीक।